मॉसिस के अंदर कौन से एग्जाम्पल आएंगे, चलिए बता दीजिए। मॉसिस में एग्जाम्पल आपके फनेरिया, पोल्ट्रिकम, स्पैगनम, फनेरिया, है। फनेरिया एंड एक आपने बोला फनेरिया, दूसरा आपने क्या बोला? पोलिट्रिकम, पोल्ट्रिकम, ठीक है, और कोई? स्पैगनम, राइट राइट, थ्री एग्जांपल्स, वेरी गुड। ठीक है, चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, सबसे पहले क्या सबको मेरे यहाँ पे स्लाइड दिख रही है? यस सर, यस सर, ओके, ऑलराइट, सो बेसिकली आज का हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा ही सिंपल सा है। विल बी हैविंग अ रिवीजन, सो दैट इज समथिंग विल बी डूइंग रिवीजन ऑफ अ लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड का हम यहाँ पे रिवीजन एक फटाफट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, कुछ डेफिनेशंस को हम यहाँ पे समझ लेंगे, एंड दैट इज समथिंग विल ट्राई टू डू, राइट। और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सो दैट यू हैव अ आइडिया कि उन क्वेश्चंस के थ्रू कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, अगर आपको याद हो तो ये हम एक बार क्वेश्चन देख चुके हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे? ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दैट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब मुझे आप ये बताइए कि म्यूजियम के अंदर, चलिए आपको मुझे पता है कि आपका यू गेट टू सी अ स्टफ एनिमल्स, यू गेट टू सी अ स्टफ प्लांट्स, राइट। बेसिकली एनिमल्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मुझे ये बताइए कि आप इंसेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, वो वेयर द इंसेक्ट आर बीन केप्ट? इंसेक्ट बॉक्स में, बिल्कुल सही, इंसेक्ट्स आर बीन केप्ट इन योर इंसेक्ट बॉक्स, ठीक है, ऑलराइट, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। ओके, अब मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे एनिमल्स की जो म्यूजियम में रखे जाते हैं, उनको हम दो तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट। वो दो तरीके क्या होते हैं? सर ड्राई प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड स्टफ। वेरी गुड, ड्राई प्रिजर्वेशन एंड द वेट प्रिजर्वेशन, ठीक है। ड्राई में आपका स्टफिंग आएगा बेटा, याद रखना, ड्राई के अंदर भी आपका स्टफिंग आता है। सो बेसिकली ड्राई के अंदर क्या होगा, इसमें आप अपने एनिमल्स के बॉडी के अंदर सारा टिश्यू निकालोगे और कॉटन या कोई तो भी दूसरा सामान भर के उसे हम स्टफिंग करेंगे, सो दैट इज अ ड्राई वन। वेट के अंदर कोई मुझे बताएगा इसके अंदर हम कौन से सॉल्यूशन यूज करते हैं? सर फॉर्मेलिन एंड इथाइलिन एंड वाटर। फॉर्मेलिन, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ये तीन का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, और यही चीज के अंदर हम हमारे स्टफ लाइक डेड एनिमल्स को हम यहाँ पे डालेंगे। अगर आपने अपने स्कूल के अंदर देखा होगा तो जो भी जार के अंदर रखे होते हैं अपने एनिमल्स, वो इसी सॉल्यूशन के अंदर आप रखे जाते हैं। याद रखना, वेट प्रिजर्वेशन के अंदर आपका जो डेड एनिमल होगा उसको हम एक जार के अंदर एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर रखेंगे, एंड दैट लिक्विड विल बी हैविंग द इथाइल अल्कोहल, फॉर्मेलिन एंड वाटर का कॉम्बिनेशन, सो दैट इज माय वेट प्रिजर्वेशन। So these are the two things you'll be finding happening over here. Okay, ये चीज आप जानते हो। Now, the third name in the trinomial nomenclature क्या होता है, ध्यान से आंसर करिएगा। स्पीशीज आप कह रहे हैं, ठीक है, आप सब स्पीशीज यहाँ पे कह रहे हैं। मुझे इसका एग्जाम्पल कोई बताना चाहेगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
Homo sapiens Mangifera sapiens. indica, Mangifera indica. Panthera tigris, Panthera tigris. अच्छा Panthera आप tigris लोगों ने बोल tigris. दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ओके, यू हैव गिवन मी द एग्जांपल पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस, ये आपने मुझे एग्जांपल दिया, ठीक है, दैट्स अ राइट एग्जांपल. सो दिस इज गोइंग टू बी योर जीनस, दिस इज गोइंग टू बी योर स्पीशीज, और ये आपका रहता है यहाँ पे एज अ सब स्पीशीज. सो इट इज गोइंग टू बी सब स्पीशीज. किसी को याद है पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस कहाँ पे मिलता था देखने के लिए? इंडिया में मिलता ही है, और ये आपका नाम आपका है, ये हमारे बंगाल टाइगर का, दिस इज बंगाल टाइगर. तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, दैट योर पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस इज एग्जांपल ऑफ बंगाल टाइगर. मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था साइबेरियन टाइगर का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक सुमात्रन टाइगर का, और एक दिया था बंगाल टाइगर का. तो देखिए सब स्पीशीज में वैसे होता क्या है कि आपके एक ही स्पीशीज की अलग अलग आपको वैरायटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, राइट. अलग अलग आपको यहाँ पे लाइक यू कैन से इट एज अ डिफरेंट मॉर्फ, उसे हम बोलते हैं, या वैरायटी की तरह भी याद रख सकते हो. सो यू आर फाइंडिंग डिफरेंट वैरायटीज आर सीन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया. अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग आपको वैरायटी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है. सो बंगाल टाइगर, सुमात्रन टाइगर एंड साइबेरियन टाइगर. तो सबका साइंटिफिक नाम, जीनस और स्पीशीज तक तो सेम होगा, लेकिन सब स्पीशीज का यहाँ पे बदल जाता है. ठीक है, आपको उन दोनों के नाम याद नहीं रखने, लेकिन आपको स्टोरी याद रखनी है जिसके बेसिस पे आपको ये बताया गया था. सो याद रखना व्हाट इज द ट्रायंगुलर नोमेनक्लेचर इज गोइंग टू बी नोन फॉर. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस, अब ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखे थे. वी हैव सीन द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस. इन कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पे समझा था, देखा था. आप मुझे बताइए इन चारों में से कौन से 2 हैं जो आपको सिर्फ सारे लिविंग बीइंग्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे? Growth, reproduction. metabolism and consciousness. हाँ जी, इसका आंसर होगा यहाँ पे, जिन्होंने आंसर दिया मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, उनका आंसर यहाँ पे सही है. बेटा ग्रोथ आपको सी, ग्रोथ इज समथिंग व्हाट विल हैपन. ग्रोथ आपको नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने के लिए मिलती है. मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस इज समथिंग व्हिच इज ओनली सीन इन लिविंग थिंग्स. ये आपको सारे लिविंग थिंग्स के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा. मेटाबॉलिज्म एज वेल एज कॉन्शियसनेस, बोथ आर थिंग्स आर सीन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक बड़ा सा व्हेल हो, दोनों के अंदर आपको ये चीजें देखने के लिए मिलती है विदाउट एनी एक्सेप्शन. हर कोई कॉन्शियसनेस शो कर सकता है, हर कोई मेटाबॉलिज्म वहां पे शो कर सकता है. दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक विल बी सीन ऑल द टाइम, राइट. ग्रोथ के बारे में हम यहाँ पे, ग्रोथ को हम क्यों यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते एज वन ऑफ द लाइक ओनली लाइक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ ओनली लिविंग बीइंग्स? क्योंकि ग्रोथ आपको इवन रॉक में भी आपको देखने के लिए मिलती है, राइट. ग्रोथ आपको रॉक में भी देखने के लिए मिल सकती है. जो रॉक में लेकिन ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? एक्सटर्नल होगी. दूसरी बात है इसको हम बोलेंगे ऐसे एक्सट्रिंसिक. Extrinsic. So your terms are here. That is something we find in the growth in the like rock or a mountain. Okay. On the other hand, reproduction को हम यहाँ पे as a defining character हम यहाँ पे नहीं लेते. अब reproduction को क्यों नहीं लेते हम as a defining character? क्या रीजन हो सकता है इसका? It is not essential for the Essential for life. ठीक है, एक बात, चलो ये तो आपने बोला कि एसेंशियल नहीं है आपके सर्वाइवल के लिए, एक तो ये बात आपने बोली दी. लेकिन इसके अलावा रीजन क्या है इसके जिसके लिए आप इसको नहीं लेते एज वन ऑफ द लाइक मेन कैरेक्टर ऑफ बीइंग ऑफ लिविंग बीइंग्स? कुछ लिविंग बीइंग्स नहीं कर पाते रिप्रोड्यूस. कुछ लिविंग बीइंग्स नहीं कर पाते, बिल्कुल भी बात है. कुछ लिविंग बीइंग्स आपके नहीं कर पाते हैं, जैसे कि Mule, म्यूल, honeybees, वर्कर वाले, infertile man and woman, Man and woman. infertile woman man. right, man and woman who are going to be infertile. तो ये लोग तो reproduce कर नहीं सकते. So that is why you will get to see कि reproduction doesn't become a defining character all the time, right? So that is why you don't get to see that. और हाँ, ये बात भी आपने सही बोली यहाँ पे कि reproduction अगर statement आता है तो याद रखना, reproduction is not essential for survival, right? ये एक trait है, but it is not essential for the survival of the individual. So that is one thing you know. तो इन चारों में से 2 तो आपके आ रहे हैं लाइक डिफाइनिंग कैरेक्टर, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म. इसके साथ साथ एक और आएगा, दैट इज माय सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. ये भी आपको सब ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलेगा. दैट इज गोइंग टू बी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये 3 चीजें आपकी होती है एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ माय ऑल लिविंग बीइंग्स.
सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, और ये इनके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी, नॉन लिविंग थिंग्स में कभी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ओके, नाउ here you have an example of a plant, and this plant is your sunflower. और sunflower के context में मैं यहाँ पे एक term लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा ये term का मतलब क्या होता है. The term is photoperiodism. कोई बताना चाहेगा इस term का मतलब यहाँ पे क्या होगा? Anyone want to try this? ट्राई कर लो, गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा? आंसर गलत हो जाएगा. सर लाइट की तरफ ग्रो करना. सर लाइट की तरफ ग्रो करना. ठीक है, चलो फोटो का तो आपने मुझे यहाँ पे हो जाएगा कि लाइट की तरफ ग्रो करना या लाइट का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इतना कर रहा हूँ कि यार लाइट का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, बिल्कुल सी बात है कि लाइट का आपका यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो लाइट का इन्फ्लुएंस है उसका इन्फ्लुएंस किस तरीके से है वो मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, याद रखिएगा कि आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्लावरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है. उनके अंदर फ्लावरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, बिकॉज आफ्टर द फ्लावरिंग हैपेंस उसके बाद वो अपना लाइक पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे, उनके बाद उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल चालू होगा. ठीक है, तो याद रखना ये जो आपके लाइट के इन्फ्लुएंस के अंदर जब आपके प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होता है, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट द प्लांट अंडरटेक्स द फ्लावरिंग, एंड दिस इज नोन एज योर फोटोपीरियोडिज्म. सो फ्लावरिंग बेसिकली आपका डिटरमाइन करा जा रहा है यहाँ पे लाइट के इन्फ्लुएंस के थ्रू. अगर आपका लाइट का इन्फ्लुएंस के बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आप ये बात जानते हो, हमने डिस्कस भी किया था कि समर के अंदर आपको लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा मिलता है. समर के अंदर लाइट का ड्यूरेशन आपका ज्यादा होता है और विंटर में जो लाइट का ड्यूरेशन होता है वो कम रहता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. यू हैव अ लॉन्ग डे प्लांट्स, ये भी हमने बात किया था, अगर आपको यू हैव लॉन्ग डे प्लांट्स एंड यू हैव अ डे प्लांट्स. ठीक है, तो याद रखना अगर एक कोई शॉर्ट डे प्लांट है, अगर एक कोई शॉर्ट डे प्लांट है तो आप उसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो दिसंबर के महीने में करेगा फ्लावरिंग. ठीक है, दिसंबर नवंबर के महीने में फ्लावरिंग कर सकता है क्योंकि ये वो टाइम होता है जब उसे शॉर्ट डे मिलेगा और लॉन्ग नाइट मिलेगी. सो सी याद रखना आपका लाइट जो होता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है ऑन द फ्लावरिंग इन प्लांट्स. इट हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग इन प्लांट्स which ultimately controls the reproductive cycle. So that is why we say it is an example of my photoperiodism. So photoperiodism जब भी आपके सामने टर्म आएगा तो इतना याद रख लेना that light will have an influence on the flowering in plants and that is called as your photoperiodism. ठीक है, and on the basis of that आपके अलग-अलग प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. आप ये चीज नोटिस भी कर सकते हो कि कुछ प्लांट्स आपके सिर्फ समर मंथ में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट आपके ग्रो करते हैं सिर्फ विंटर के अंदर, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट वैसी होती है. कुछ प्लांट को चाहिए होता है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइट, तब वो करेंगे फ्लावरिंग. कुछ प्लांट होते हैं जिनको चाहिए होता है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट, तब वो आपके एक्टिव होते हैं एंड देन दे अंडरटेक द फ्लावरिंग. सो ये आपको क्लियर होना चाहिए. सो प्लीज नो व्हाट इज योर फोटोपीरियोडिज्म. एंड अगेन प्लांट्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सो आई कैन क्लियरली से दे आर गोइंग टू बी कॉन्शियस ओवर हियर. राइट, सो देयर इज समथिंग यू हैव टू नो. अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये एनसाइड की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है, बट आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है. जब हम बात करते हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी की तो आपको यहाँ पे नंबर याद रखना है और नंबर आपका यहाँ पे रहेगा अराउंड 1.7 to 1.8 बिलियन. राइट, दैट इज द नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच इज बीन नोन येट. इतनी स्पीशीज अभी तक हमने जानी है, इससे ज्यादा बिल्कुल है. राइट, काफी है जो आपकी अननोन है अभी भी. राइट, बट ये नंबर आपको यहाँ पे याद रखना, दैट दिस इज द नंबर यू हैव टू रिमेंबर. जब भी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा नंबर आए तो उसे याद रख लिया करो. यू माइट फाइंड देम इन अ स्टेटमेंट, यू माइट फाइंड देम इन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में होगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. अगर स्टेटमेंट में होता है तो इवन देन यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ नंबर. ये नंबर आपको यहाँ पे याद रखना है ना. बताइए इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे सही है? ऑप्शन डी. सर डी. Fourth. ओके, ऑप्शन 4. Option D. ऑप्शन डी. जो लोग ऑप्शन डी कह रहे हैं डी वाला, उनका आंसर यहाँ पे सही है. सो स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम, दैट इज वन ऑफ द सीक्वेंस यू कैन गेट टू सी ओवर हियर. राइट, बाकियों के अंदर काफी लाइक सीक्वेंस सही नहीं है. स्पीशीज के बाद फैमिली नहीं आता, राइट, उसका जीनस नहीं आता. सो ये आपका गलत हो जाएगा. स्पीशीज के बाद ऑर्डर, देन किंगडम एंड देन फाइलम. अगेन दैट इज समथिंग, it is something which can be like again going to be true, but again it is going to be a much more better sequence compared to that. Then you have a genus, species, order and phylum. That is also something not going to be true. अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपके सामने टर्म जीनस आता है तो एक जीनस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है?
So species, different रिलेटेड स्पीशीज। group of species. हाँ, ये मैं सुनना चाहता हूँ। जीनस विल हैव द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। उसी तरीके से आप मुझे बताइए, जब आपके सामने टर्म आता है फैमिली, तो आप क्या बोल सकते हो? Genera. फैमिली में क्या आएगा? Genus, group of One or more group of genus. राइट, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विल कम अंडर द फैमिली, ठीक है। तो इसका मैं आपको अगर पूछूं, यू हैव अ जेनेरा दैट इज योर, लेट्स से आपका एक जेनेरा आपके यहाँ पे पैंथेरा, ठीक है। पैंथेरा आपका है यहाँ पे, और एक है आपका अंशिया। ये अंशिया जो जीनस है आपका, ये कौन से एनिमल का था? so dolphin. Snow leopard. Snow leopard. No, sir, snow leopard. Snow leopard. राइट। तो ये बताओ, ये पैंथेरा और अंशिया अगर एक फैमिली में आ रहे हैं तो उस फैमिली का नाम क्या होगा? Felidia. Felidia. राइट, फेलिडी है, बिल्कुल सही। कैट फैमिली बाबा, कैट फैमिली, फेलिडी के अंदर ये लोग अपना आएंगे। इवन इसके अंदर आपका वो भी आएगा जीनस, फेलिस करके। फेलिस याद है, घरेलू बिल्ली, फेलिस, फेलिडी है, राइट। और अगर मैं कहता हूँ दैट व्हाट इज योर ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए आप क्या बोलोगे? Group of different families. Group of different families. कैन बी केप्ट इनटू अ सिंगल ऑर्डर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि समझिए आपके पास एक फैमिली है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर फेलिडी है, जिसमें सारी की सारी बिल्लियां आएंगी, बड़ी छोटी। और एक आपके यहाँ पे फैमिली है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे कैनिडी है। किसको याद है कैनिडी के अंदर क्या आता था? Dogs. वुल्व्स, जैकल्स, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों को आपके हिसाब से कौन से ऑर्डर में रखा जा सकता है, इन दोनों फैमिली को? कार्निवोरा। तो चलिए, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ध्यान रखिएगा, जब लोग आपसे पूछे ना स्टेटमेंट में that you have a group of related genera, so they have to be placed in which category, then you should know it that talking about family. ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर आपके ग्रुप ऑफ ऑर्डर होते हैं, if you have some related order, then they will be kept into a single class. जब आपके 2-4 ऑर्डर होंगे साथ वाले, उनको आप सिंगल क्लास आप रख सकते हो। So that is what you have to always remember. So this is going to be your order carnivora, ठीक है। Alright, तो ये आपको समझ आ रहा है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। Find out the incorrect statement from the following. ध्यान से देखिए and then try to answer this. Tell me the incorrect statement over here. Statement को पढ़िए आराम से and then answer this. चलिए मैं किसी को पूछूं डायरेक्टली। Let me ask someone. आएगा तो बता, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। किसको पूछें? कृति बताओगे आप क्या आंसर होगा 60 का? कृति, Option A. ऑप्शन ए, ओके ठीक है। कृति ऑप्शन ए। अंशिता आप बताना चाहोगे क्या आंसर होगा? Sir, option C. ऑप्शन सी कह रही है अंशिता, ठीक है। Sir, option A. अच्छा, देन Sir, option A. एक और बच्चे ने ऑप्शन, Option A. C. So option C. अच्छा आकांक्षा भी कह रही है ऑप्शन सी, आकांक्षा भी ऑप्शन सी कह रही है। शालिनी आपका क्या कहना है, क्या कहना है? Option D. अंशु इज सेइंग ऑप्शन डी, Option A. मोनिका इज सेइंग ऑप्शन। ऑलराइट, चलो रुको, अभी सुनो मेरी बात, ध्यान से देखो स्टेटमेंट को। आप यहाँ पे हम सबको देखना पड़ेगा ध्यान से। पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर बी क्या कहती है। जीनस कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ये तो सही है, ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपका सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी, टेक्सोनोमिक स्टडीज आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज समथिंग वी हैव डन, ये बेनिफिशियल होता है। आपके टेक्सोनोमिकल स्टडीज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर, इवन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी मैंने एग्जांपल दिया था, फार्मा कंपनीज, बायोटेक इंडस्ट्री के अंदर ये यूजफुल होता है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, राइट। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या कह रहा है, नोटोकॉर्ड एंड वेंट्रल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर कॉमन फीचर्स ऑफ योर फाइलम कॉर्डेटा, ये बात
सही है। याद करो, यही तो कैरेक्टर हमने देखे थे कॉर्डेटा के, brains of motor cord and neural system and nerve cord, right? Ventral nerve cord, neural system is the same thing. ठीक है, तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब गलत क्यों है? वो लोग क्या कह रहे पता है पहले स्टेटमेंट के अंदर कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज डिफर इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब ये कह रहे हैं कि जो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड हैं, राइट, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर अलग होंगे। ऐसा नहीं होता, दे विल हैव अ कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। अगर स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड हैं, so they will surely have a very similar morphological feature. So that is why this statement becomes wrong. Okay, कि मेरा ये statement यहाँ पे मेरा wrong हो जाता है, that is why this becomes the right answer. तो इसलिए statement वाले question ध्यान से करना, take your time। क्या करना करो मालूम है, जब statement वाले question आए तो जो बिल्कुल सही या गलत है उसको पहले हटा दिया करो कि हाँ ये तो गलत है, ये तो गलत है, and then फिर आपके पास कम ऑप्शन रहते हैं चूज करने के लिए, and then again read again and then try to come with the right answer. So that is why option A over here will be right answer. Morphological features यहाँ पे काफी similar होंगे जो closely related species हैं उनके अंदर, ठीक है? This is something you have to know. Now, question number 76. Housefly belongs to which order? Insecta. Insecta. Option D. Insecta. Option D. Insecta. Option D. पक्का? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. सभी option। अब ये मुझे बताओ, ये इंसेक्टा जो आपका यहाँ पे है, ये ऑर्डर या क्लास है? Class. Option A. Sir, option A. अब Diphthera. अब चेंज हो गया। Diphthera. एग्जाम के टाइम पे भी मैं वहां पे बैठा हूँ ना वैसे लिखने के लिए आपको ये सब कि नहीं ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो मत करो बेटा, पढ़ के जाना। ये पता है टेबल दिया हुआ उन लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर, एक ऑरेंज कलर का टेबल देकर रखा हुआ है, वो अच्छे से देख के जाना। आपको अगर एग्जाम्पल बन के आएंगे तो उसमें से आएंगे। किसको याद है? वी हैव सीन दैट टेबल, वी हैव दिस टेबल। Yes sir. बटरफ्लाई इसके भी नाम है, हाउसफ्लाई के भी नाम है, इवन बंदर का भी नाम है। सो वी हैव नंबर ऑफ नेम्स ओवर देयर। सो प्लीज याद रखना कौन ऑर्डर है, कौन आपका क्लास है, ठीक है? सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इंसेक्टा इज अ क्लास ओवर हियर, ठीक है? प्राइमेटा में कौन से एनिमल्स आएंगे? Sir, humans, mammals, Gorilla. मैमल मतलब ह्यूमंस, मंकीज, मंकीज बोलो फिर बोला आपके गोरिल्ला, राइट? सो दे विल ऑल कम टू माय प्राइमेटा। सो दीस आर ऑल गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ माय प्राइमेटा। और ये तो कार्निवोर, ये तो आप ऐसे भी जानते हो। सो दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, ठीक है? नाउ zoological park is a place where zoological park Sir, वो all जगह of होती है जहाँ these- पे आपको क्या मिलेगा देखने के all लिए, of ध्यान these- से बताइए। all of these. So these. Both of these. बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं जो ह्यूमन प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे आप उनके फूड हैबिट को स्टडी कर सकते हो, बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो। और अब मुझे बताइए आप, चलो इतना तो आपने बता दिया, आप मुझे बताइए जूलॉजिकल पार्क जो आपके होते हैं ये आपका किस चीज का एग्जाम्पल है? इन सिटू या एक्स सिटू कंजर्वेशन? XC2. C2 conservation. XC2. ठीक है, दे आर अ पार्ट ऑफ माय एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है? क्या किसी को एक एग्जाम्पल याद है जो मैंने आपको बताया था एक्स सिटू कंजर्वेशन का? एनीवन रिमेंबर्स दैट? Botanical garden. अरे नहीं, जू का, जू के एनिमल का एग्जाम्पल दो जो मैंने आपको बताया था। Yes sir. C बोलो पलक, आपको जो भी बोल रहा है। Central Zoo Authority. क्या बेटा? टेल मी द एग्जांपल, आई हैव गिवन द एग्जांपल फॉर दिस ना। एग्जांपल के थ्रू तो ये सब चीजें याद रहती है, सब तो वर्ड से। एग्जांपल क्या है इसके अंदर? या एक काम करो, सुनो, एक काम करो, अपने हिसाब से एक एग्जांपल बना के मुझे बता दो कि कैसे जूलॉजिकल पार्कों में यूज कर सकता हूँ एक्स कंजर्वेशन के लिए, बता दो। सर जो एंडेंजर स्पीसीज है उनको वहां पे रख के उनको उनका नंबर इंक्रीज करके। ठीक है, राइट। कोई भी अगर एंडेंजर स्पीशीज है तो उसको मैं लेके आऊंगा जू के अंदर, उनका नंबर मैं वहां पे इंक्रीज करूंगा एंड देन आई विल रीलोकेट बैक इनटू द वाइल्ड जब उनका नंबर बढ़ जाता है। सो दैट इज माय एक्स सिटू कंजर्वेशन, राइट अंशु? आपका आंसर यहाँ पे सही है। अगर आपको याद है तो मैंने वल्चर का एग्जांपल आपको दिखाया था। वल्चर को इस तरीके से उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है, अगर आप याद करो तो हमने वल्चर का एग्जांपल देखा था, राइट? इवन along with Yes sir. example as well for the animals which can be increase their population in the zoo, उनका हम नंबर बढ़ा सकते हैं। तो this is something you have to know। अब ये कुछ डेफिनेशन है, आई होप डेफिनेशन जब आपके सामने क्वेश्चन में आएगी एग्जाम के अंदर तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे सही से। डेफिनेशन को लेकर दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
What is articulation, nomenclature and classification? Yes, sir. और जब तुम्हें कुछ दिखेगा समथिंग लाइक सिस्टमैटिक्स, तो तुम क्या टर्म को देखने की वहां पे कोशिश करोगे? So phylogeny. Phylogeny. ठीक है, और अगर फाइलोजेनी नहीं मिला तो दूसरा टर्म क्या ढूंढोगे आप वहां पे? राइट, इधर यू कैन लुक फॉर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और यू कैन लुक फॉर फाइलोजेनी। ये दो टर्म्स आपको देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, और कई बार वो लोग सिर्फ रिलेशनशिप लिखे होगा उसके अंदर, तो भी आपके लिए वहां पे आंसर बन सकता है। ठीक है, दैट इज समथिंग। अच्छा, इनका नाम क्या है? Carlos Linnaeus. बिल्कुल सही, कार्लस लिनियस इनका यहाँ पे नाम रहेगा। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने हमारे सामने दिया था कौन सा नोमेनक्लेचर इन्होंने हमारे सामने रखा था? Binomial nomenclature. राइट, दैट इज समथिंग ही गिव। इसके अलावा इन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए थे, देखा जाए तो इन्होंने कुछ यूनिवर्सल गाइडलाइंस बनाई थी जो आपको फॉलो करनी चाहिए थी। अच्छा, ये तो चलो ये बात हमने देख ली इस चैप्टर के हिसाब से कि इन्होंने आपको दिया था बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। चैप्टर 3 के हिसाब से बताओ कि इन्होंने और क्या दिया था? Two kingdom classification. ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। He also gave us the two kingdom classification। ठीक है, एक और चीज उन्होंने दी थी, वो क्या थी? Artificial system. Very good, right. He also gave the artificial system of classification, right. So artificial system of classification भी इन्होंने दिया था, तो काफी इनका कंट्रीब्यूशन था वैसे देखा जाए तो। This person had a lot to contribute to the field of science। वो तो लगे कुछ चीजें जो इनिशियली की जो ज्यादा सही नहीं थी, but still he had contributed well। ठीक है, so that was कार्लस लिनियस। साइंटिस्ट के नाम याद रखना, इस चैप्टर में तो ज्यादा साइंटिस्ट के नाम है नहीं, बट स्टिल याद रखना। अच्छा, अर्नेस्ट मेयर किसके लिए जाना जाता है? Biological concept of Very good, right, बिल्कुल सही। ये was the biological concept of species। ठीक है, right, species का ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। एक और नाम लिख रहा हूँ, ये दूसरे चैप्टर का, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आपको आ रहा है नहीं आ रहा। एक और नाम है आपका यहाँ पे, अर्नेस्ट हैकेल। Three kingdom classification. राइट, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यूनिवर्सल रूल्स है आपके कुछ साइंटिफिक नाम लिखने के, आपके कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं, वो रूल्स को हम फटाफट रिवाइज करते हैं। एक तो पहली चीज किसका होना चाहिए? लैटिन के अंदर, ऑल द नेम्स शुड बी रिटन इन लैटिन, दैट इज वन थिंग यू नो। Latin language. राइट, उसके बाद दे शुड बी अंडरलाइंड, अगर आप उन्हें हाथ से लिख रहे हो सो दे शुड बी अंडरलाइंड, राइट। अगर कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो Italic. they should be in italics, very good। ठीक है, एंड जीनस का नाम आएगा, लाइक जीनस क्या होगा? Capital. Capital alphabet is going to be capital, so first alphabet is going to be always going to be capital। So capital आपका होगा यहाँ पे होगा first alphabet। So for example you have a panthera, तो panthera का P हमेशा आपके यहाँ पे आएगा capital। And then you have your species। species में क्या होता है? Small letters used. Yes, it will be in a small case रहेगा यहाँ पे। पहला जो अल्फाबेट यहाँ पे रहेगा that will be a small case, that will be let's say Tigris का T यहाँ पे आपका small आ जाएगा। This is something, these are the basic rules you already know, so I don't really have to go deep into this। ये चीज आप already, तो ये आपके कुछ rules है, और ये rules याद रखना, अगर आपके सामने आते हैं then you have to deal with them। प्लीज याद रखना कि आपका जीनस पे लाएगा, स्पीशीज आपका बाद में आएगा, ये आप ऑलरेडी आप जानते हो काफी कैसे। नाउ इसका नाम क्या होगा? पैंथेरा तो मैं भी जानता हूँ, उसके आगे क्या आएगा? Tigris. ये टाइगर दिख रहा है आप लोगों को? टाइगर है ये? No, sir. Pardus। हाँ, और क्या है ये एनिमल का कॉमन नेम क्या होगा यहाँ पे? लेपर्ड है ये इट इज योर इंडियन कॉमन लेपर्ड। लेपर्ड है, तब भी आप टाइग्रिस डाल दो, जो मालूम है बता दो, खत्म करो। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। लेपर्ड आपके सामने यहाँ पे, एंड लेपर्ड का नाम यहाँ पे पैंथेरा पार्डस। 2-4 साइंटिफिक नाम तो याद होने चाहिए, ऐसा भी नहीं कि मैं आपको बहुत अलग अलग साइंटिफिक नाम याद करने के लिए कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ जिनके जीनस काफी सेम होते हैं। लायन का क्या होता है? Panthera leo.
Galileo, right? तो ऐसे सिंपल नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है, स्मॉल रहेगा। Okay, now have a look at this question and quickly answer this. Nomenclature is governed by certain universal rule. Which of the following is contrary to the universal rules of nomenclature? ये आप क्वेश्चन देख रहे बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली गलत है? Which of this statement is not true? C. Sir, Option C. option C. Option C. Option C. राइट, ऑप्शन सी Sir, option C. हाँ जी, राइट, ऑप्शन सी यहाँ पे कह रहा है कि आप इसे किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ये बात सही नहीं है, आप इसको सिर्फ लिख सकते हो आपका लैटिन लैंग्वेज में, यू कैन नॉट राइट देम इन एनी अदर लैंग्वेज, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो अभी हमने पढ़ा था। एक हमने टर्म देखा था फाइकोइरेथ्रिन करके, ये टर्म आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? इस चैप्टर का नहीं है, हमारा प्लांट किंगडम के चैप्टर का है। बताओ फाइकोइरेथ्रिन। रेड कलर, रेड कलर। हाँ, रेड कलर या रेड एल्गे तुम यहाँ पे बैल सकते हो कि इसके अंदर दिखने लगा। सो दैट इज द वन ऑफ द पिगमेंट, राइट? इरेथ्रिन टर्म जो है वो कहाँ से आया गया है? इरेथ्रिन टर्म कहाँ से मिला है हमें? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज। ये टर्म एक और जगह पे यूज किया जाता है ना हमारे ब्लड के अंदर, किसके लिए यूज होता है? RBC, erythrocytes। हाँ जी, इरेथ्रोसाइट्स। एक बार आप इन सब चीजों को कनेक्ट करने की आदत लग गई ना आपको, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ, देन थिंग्स विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फिर वैसा नहीं होगा कि आप सिर्फ याद करने के लिए याद कर रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो। और जब आप दो अलग अलग चैप्टर को आप रिलेट कर पाते हो, देन इट बिकम्स मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई हैव अ हैबिट ऑफ दिस। तो जब कार्डियस लिनियस को तुम याद करते हो तो सिर्फ उसे लिविंग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में याद मत करो, उसे इवन याद करो कि उसने प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में उसने क्या बोला था, बायो के क्लासिकल में उसने क्या बोला था। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी एबल टू रिलेट ऑल दोस थिंग्स। लाइफ बिकम्स मच मोर इजियर फॉर यू, ठीक है? बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टेक्सॉन इज गोइंग टू बी व्हाट? ऑप्शन ए, स्पीशीज रहेगा, स्पीशीज रहेगा। स्मॉलेस्ट टेक्सॉन हमेशा याद रहेगा स्पीशीज, इसमें कोई आपको एक्सेप्शन नहीं होगा। यस, इट इज स्पीशीज, ठीक है? हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, यहाँ पे सीखना है। सो यहाँ पे थोड़ा सब लोग अलर्ट होके ध्यान देना। वी हैव टू सी हाउ टू सॉल्व असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, वो आज हम थोड़ा सा देखेंगे, राइट? तो देखिए, दो स्टेटमेंट आपके सामने, असर्शन एंड रीजन। अब आपको देखना क्या है, पहले आप स्टेटमेंट 1 देखो, मतलब असर्शन को आप यहाँ पे देखो, ह्यूमन बीइंग्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है? अब ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है, आप मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही या गलत है? तो सही है। ठीक है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। सही है। हाँ जी, राइट, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ह्यूमन बीइंग्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, दैट्स द राइट स्टेटमेंट। अब रीजन आप वहां पे देखो, अब आपको देखना यहाँ पे है कि जो रीजन यहाँ पे दे के रखा है, क्या वो स्टेटमेंट ए का रीजन सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है? दैट इज समथिंग वी हैव टू सी। सो हम यहाँ पे रीजन को देखते हैं। ह्यूमन इज अ ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो रीजन दे के रखा हुआ है इन लोगों ने, वो सही दे के रखा हुआ है, वो रिलेट कर रहा है मेरे एसेशन के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ एसेशन में कि वो सेल्फ कॉन्शियस है, और रीजन में लिखा हुआ है दैट यस ह्यूमंस आर अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, तो ये भी मेरा सही हो गया। सो मेरा रीजन जो यहाँ पे है, दैट रीजन इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। अगर आपको दिखता है कि दोनों मेरे असर्शन और रीजन यहाँ पे सही है, देन आप यहाँ पे ऑप्शंस को आप यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन ए आपका हमेशा होगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू देन a reason is a correct explanation of assertion. That's a statement number A, right? Statement B आपका यहाँ पे है, हाँ जी, statement B आपका यहाँ पे है, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation for a assertion. तो statement B तो आप यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो क्या यार 10112 के अंदर आपके दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो ऑप्शन रीजन है मेरा यहाँ पे, जो रीजन मेरा है यहाँ पे, वो बिल्कुल यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर रहा है, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा है। तो अगर आपको ऐसा अगर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, देन यू विल से दैट ऑप्शन ए विल बी माय राइट आंसर, ठीक है? दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है, लेकिन स्टेटमेंट बी जो है मेरा, वो सही तो है, बल्कि वो सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन इन द स्टेटमेंट 1। So that is why both assertion and reason are going to be the correct, like option A will be the right answer. It is reason is the correct explanation for my assertion. So that is one thing you have to know. B में आपका सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि B कह रहा है कि यार ये गलत एक्सप्लेनेशन कर रहा है वहां पे, रीजन आपका गलत एक्सप्लेनेशन दे रहा है. So that's not a true thing.
ऑप्शन सी यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ assertion is true and reason is false, ये तो आपको यहाँ पे गलत है वैसे भी, if both assertion and reason are false then आपका like it is also going to be untrue, इस क्वेश्चन के लिए untrue होगा। तो ये 4 ऑप्शन है और ये 4 ऑप्शन ऐसे ही आपको हमेशा मिलेंगे, ये 4 ऑप्शन आपके इसके अंदर ऐसे ही रहते हैं इन द assertion reason के अंदर, तो आपको उन्हें ध्यान से करना होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई टू आंसर दिस। Linnaeus insisted that scientific name should be Latinized. Linnaeus ने बोला कि साइंटिफिक नेम आपके लैटिन में होने चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है, मुझे ये बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो ये आप Yes, sir. सही सर है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, राइट, ठीक है, सही है ना, लेकिन चलिए एक बार करते हैं हम लोग, ठीक है। रीजन आपके यहाँ पे क्या है, दिस गिव्स द ब्यूटी टू द नेम्स। अब साइंटिफिक नेम देने का मतलब कोई ब्यूटी से होता ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं होता, राइट, ना ही ये कहीं से भी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। सो ये जो स्टेटमेंट रीजन है आपने यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, दिस गिव्स ब्यूटी टू द नेम्स, ऐसा कुछ नहीं होता। आप 4-5 साइंटिफिक नाम पढ़ोगे, आपको कुछ उसमें ब्यूटीफुल दिखेगा नहीं, राइट, सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग थिंग। तो मेरा रीजन यहाँ पे रॉन्ग है, मेरा एसर्शन यहाँ पे सही है, ट्रू है, तो इन दैट केस मेरा जो सही आंसर यहाँ पे बैठेगा, दैट इज माई, इफ एसर्शन इज ट्रू and the reason is false. Option C. ऑप्शन सी मेरे यहाँ पे सही बने, यहाँ पे राइट आंसर। तो ये बताओ कि ये वाले क्वेश्चन यहाँ तक अभी आपको समझ आ रहे हैं? Yes, Is this Yes, sir. पक्का? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते करके दिखाऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन खुद से करेंगे अब आप लोग। एसेशन यहाँ पे है, ग्रोथ इन प्लांट इज सेड टू बी ओपन। रीजन आपका यहाँ पे, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। बताइए। ग्रोथ इन प्लांट इज सेड टू बी ओपन और रीजन आपने यहाँ पे, इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। आप सब लोग नो नहीं सेइंग एनीथिंग, टेक योर टाइम, चलो टेक सेकंड्स, बताइए। Option B. ऑप्शन Option B. ऑप्शन बी, Option B. ओके, चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। ग्रोथ इन प्लांट इज सेड टू बी ओपन। अब ओपन का मतलब यहाँ पे होता है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। बेसिकली ओपन का मतलब ये है कि दैट इज गोइंग टू बी शोइंग द अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। एसर्शन तो मेरा यहाँ पे सही है, हाँ जी सुनो, एसर्शन तो मेरा यहाँ पे सही है, सो दैट्स मेरी ट्रू स्टेटमेंट है यहाँ पे। रीजन देखो यहाँ पे, इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स थ्रू आउट द लाइफ, तो ये सही से एक्सप्लेन भी कर रही है स्टेटमेंट। जो मेरा रीजन है यहाँ पे, वो एसर्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर आपको दिख रहा है कि मेरा रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है मेरे स्टेटमेंट एसर्शन को, देन आई कैन श्योरली से ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर। इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, ये भी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, और सही होने के साथ साथ रीजन जो मेरा यहाँ पे है वो सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है मेरे एसर्शन को। इट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द एसर्शन वेरी करेक्टली, सो द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसलिए यस, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बन जाता है एज अ राइट आंसर। दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और आपको जितना आप क्वेश्चन से सॉल्व करोगे उतना आपको हाथ बैठेगा उनके ऊपर ना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 121, ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू आंसर दिस। टेक योर टाइम, हर कोई इसे आंसर कर सकता है, अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है तो टेक योर 1 मिनट एंड ट्राई टू आंसर दिस। देखते सबसे पहले कौन सा आंसर यहाँ पे आएगा और कौन यहाँ पे सबसे पहले सही आंसर देगा। ऑप्शन ए, Option A. Option A. ऑप्शन ए, सबका आंसर यहाँ पे आ रहा है, पक्का? कोई है जो एक के अलावा और कुछ बोलना चाहता है? सर डी, Sir B. Sir option D. Option D. ऑप्शन डी। इशिका, इशिता, अनुषु अब ऑप्शन डी बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब मुझे जो ऑप्शन डी कह रहा है उनका कहने का मतलब ये है कि ये पहला स्टेटमेंट तो मेरा फॉल्स है। तुम ये करो कि मेरा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे मेरा फॉल्स है। अगर आप कहो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है ये मुझे एक्सप्लेन कर दो। बताओ अंशिका, ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? सर ऑल Sir क्योंकि all एक-एक organism करके, के लिए एक-एक नहीं करके। करते हैं। एक-एक करके। Sir क्यों? Sir क्योंकि
सर क्योंकि ऑल ऑर्गेनिज्म के नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, ICBN। राइट, ठीक है, बिल्कुल सही आपका आंसर। यहाँ पे ICBN सिर्फ आपका यूज किया जाता है सिर्फ प्लांट्स के लिए। इट इज ऑलवेज यूज फॉर द प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए। यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स के लिए किया जाता है, तो इसलिए पहला जो स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे वो हो गया गलत। सो दैट इज व्हाई असर्शन मेरा यहाँ पे हो गया फॉल्स, राइट। अब अंशु आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि रीजन भी आपका यहाँ पे फॉल्स है, तो रीजन क्यों आपका यहाँ पे फॉल्स है? सर इसकी जो फुल फॉर्म है वो गलत है, इसमें होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। बिल्कुल सही। तो मेरा जो यहाँ पे जो रीजन यहाँ पे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर फॉल्स। तो ये दोनों मेरे यहाँ पे फॉल्स हो गए, और क्योंकि मेरे दोनों यहाँ पे फॉल्स हो जाते हैं तो राइट लेफ्ट देखना नहीं है, देन ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर। इफ बोथ assertion and reason is false then you have to go for option D. So that is why option D यहाँ पे राइट आएगा। क्या सबको यहाँ पे समझ आया? यस सर। यस सर। जो लोग एक कह रहे थे, आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि दोनों स्टेटमेंट से यहाँ पे, तो स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। यू हैव टू सी द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड यू विल रियलाइज कि इतना मतलब स्टेटमेंट में कुछ सही था ही नहीं कभी। इट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग थे। इसलिए कहता हूँ जस्ट टेक योर टाइम एंड व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, assertion रीजन के क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लेना। Just take slightly more amount of time to come with the right answer. Okay, so that is one thing you have to know. Now, Indian Rhinoceros is a natural inhabitant of which of the Indian state? ये शायद आपको मालूम ना हो तो मैं आपको इसमें हेल्प कर देता हूँ। इंडियन राइनोसोरस आपको मिलता है देखने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। असम। राइट, जो आपका आएगा असम। असम। यस, जो आपका आता है असम में, राइट। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये राइनोसोरस एक नेशनल पार्क में मिल जाए देखने के लिए, अगर ये मुझे एक नेशनल पार्क में मिलता है तो ये मेरा ex-situ कंजर्वेशन है या in-situ कंजर्वेशन है? Ex-situ conservation। एग्जिटो कंजर्वेशन। एग्जिटो कंजर्वेशन। अरे ex-situ तो जो होता है बोटेनिकल गार्डन होता है, ये होगा in-situ कंजर्वेशन। दिस इज योर in-situ। in-situ मतलब जो नेशनल हैबिटेट में अगर कंजर्वेशन हो रहा हो ना तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसा in-situ कंजर्वेशन। याद रखना, अगर आपका कंजर्वेशन हो रहा है नेशनल हैबिटेट के अंदर, जैसे नेशनल पार्क आपका हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका हो गया या कोई बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, सो दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ माय इन सिटू कंजर्वेशन। दे आर ऑल गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, ओके, इसका आंसर बताइए फटाफट। एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हायरार्की, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर विल व्हाट? डिक्रीज। ऑप्शन ए डिक्रीज। ऑप्शन ए। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आप सबका आंसर यहाँ पे सही है, राइट। ठीक है, दैट इज समथिंग आई थिंक। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पे एक प्लांट है, ये क्या है बेसिकली? आपके सामने ये क्या रखा हुआ है मैंने? हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट, ठीक है। क्या हर्बेरियम शीट में हम जिसने प्लांट को कलेक्ट किया था उसका नाम होगा या नहीं होगा? कलेक्टर का नाम होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, राइट होगा। कौन से एरिया से कलेक्ट किया था, एरिया का नाम होगा या नहीं होगा? हाइट, ट्री की हाइट कितनी थी? जिस ट्री में से इसको निकाला था उसकी हाइट कितनी थी? होगा या नहीं होगा? फिर क्या यहाँ पे साइंटिफिक नाम होगा या नहीं होगा? ठीक है, राइट। तो आई गेस तुम लोग को मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता। ये ज़्यादा थिंग्स विल गेट टू सी इन दैट पर्टिकुलर चार्ट, इन दैट पर्टिकुलर शीट। पूरा क्लासिफिकेशन बेसिकली वहाँ पे देख के रखा होता है उन लोगों ने, लोकेशन देख के रखी होती है, कहाँ से लिया था वो होता है, कौन से मंथ में कलेक्ट किया था वो भी होता है। दीस आर द इंफॉर्मेशन यू गेट टू हैव ओवर देयर। नाउ दिस इज योर व्हाट? ये क्या है? ये किस चीज का एग्जांपल है? बोटैनिकल गार्डन। और ये जो गार्डन है ये कहाँ का है? सर क्यों? इंग्लैंड। इंग्लैंड। एक आपका हावड़ा में भी, उसका नाम क्या होता है? इंडियन बोटैनिकल गार्डन। इंडियन बोटैनिकल नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। Someone is sitting outside क्या for a lecture? Interesting, nice. Okay.
नाउ यू हैव टेक्सोनॉमिकल की, ठीक है। अब टेक्सोनॉमिकल की हम यहाँ पे बात करते हैं। सो याद रखिएगा कि ये जो की होती है इसको यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स को। सो यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, चाहे वो आपका प्लांट हो या चाहे आपके यहाँ पे एनिमल हो। तो याद रखना यहाँ पे आपको, लेट्स अज्यूम आपके सामने यहाँ पे है दो स्टेटमेंट्स। अज्यूम दैट जब आप कोई की को ओपन करोगे तो आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वहां पे मिलेंगे। सो विल गेट टू स्टेटमेंट्स, और आई कैन इवन राइट देम एज अ टू contrasting characters. Contrasting characters. ये जो टू स्टेटमेंट्स आपके सामने या जो आपके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको जहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, दिस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? ये जो आप यहाँ पे देखते होंगे, कपलेट। वेरी गुड, यस, दे विल बी कॉल्ड एज कपलेट्स, ठीक है। इनको हम कपलेट बोलते हैं। और हर एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे होता है, हर एक जो कपलेट यहाँ होगा, जो दो स्टेटमेंट होगी, उनको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ लीड। हर एक स्टेटमेंट को, एवरी स्टेटमेंट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ लीड, ठीक है। अब जब आपको दो स्टेटमेंट मिलती है तो आप एक स्टेटमेंट को आप एक्सेप्ट करोगे और एक को आप करोगे रिजेक्ट। रखना यहाँ पे एक का यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड एक का यहाँ पे रिजेक्शन। Alright, that is something you have to know. ये चीज आपको यहाँ पे मालूम है, ये सब ऑलरेडी आप देख चुके हो। So that is something you will get to see in the taxonomical key. Now, after this, ये कुछ definitions आपको याद रखनी है। फ्लोरा, फ्लोरा जब भी सामने टर्म है याद रखना, that means कि आप एक पर्टिकुलर हैबिटेट के प्लांट्स का इंफॉर्मेशन आपके बुक के अंदर लिखा हुआ होगा। So describes the habitat of a plant in a given area. It also takes into account the distribution of plant in a particular area. तो एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी प्लांट्स होंगे उनका इंफॉर्मेशन होगा और उनके हैबिटेट के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन दे के रखी होगी। ये मिलेगा आपको फ्लोरा के थ्रू। तो अगर आपके हाथ में मैं फ्लोरा नाम की बुक देता हूँ, फ्लोरा ऑफ कांगड़ा, तो उसके अंदर कांगड़ा एरिया के सारे प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और उनका हैबिटेट वहां पे कैसा है उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे दे के रखी होगी। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। देन यू हैव अ मैनुअल। अगर मैं आपके सामने मैनुअल देता हूँ, देन मैनुअल विल हैव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज, राइट? So provide information on identification of species in a given area. So basically अगर मैं आपके साथ में देता हूँ मैनुअल ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, देन उसके अंदर आपके मंडी में जितने भी आपको स्पीशीज मिलती है, प्लांट्स, एनिमल्स, बटरफ्लाई, हर चीज का इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगा, which can be used also for the identification of the species, right? So the information on identification of species in a given area, ठीक है, तो उसको यूज करके आप स्पीशीज को आप आइडेंटिफाई भी आप कर पाओगे। That is going to be for your manual. So manual के अंदर like specific plants की बात नहीं हो रही, फ्लोरा में सिर्फ plants की बात हो रही है, ठीक है। And then you have taxon, sorry, monograph. Monograph में basically मोनोग्राफ। that एक particular taxon की ही information आपको होगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ आपके पास से एक monograph of your class mammals, तो that means इसके अंदर mammals के related ही सिर्फ information आपको मिलेगी। एक single टेक्सॉन को ही इसके लाइक यू विल हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओनली वन पर्टिकुलर टेक्सॉन। तो अगर मैं कहता हूँ आपके पास है एक मोनोग्राफ ऑफ योर ऑर्डर प्राइमेटा, अगर मैं आपको एक मोनोग्राफ दूं जिसमें आपका है इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऑर्डर प्राइमेटा, सो दैट मींस इसमें सिर्फ प्राइमेटा की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो एक स्पेसिफिक टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, मतलब उनका हैबिटेट, उनके हैबिट, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, अडेप्टेशन, बिहेवियर, सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेक्सॉन की जब मिलती है, उस बुक को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मोनोग्राफ। दैट बुक ओवर हियर इज कॉल्ड अ मोनोग्राफ। तो इन सारे स्टेटमेंट्स को आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। दिस डेफिनेशंस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो मुझे बताइए, सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, सो दीस आर द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। तो क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मोनोग्राफ यस सर। ये याद रखना, मोनोग्राफ मैनुअल फ्लोरा क्या होता है, दैट इज समथिंग शुड बी, या इसको लेके आपने गड़बड़ नहीं रखनी, दिस आर द थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू। एंड टेक्सोनॉमिकल की को लेके भी यहाँ पे क्वेश्चन अगर आएंगे तो ध्यान से कर लीजिएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आल्सो एंश्योर दैट कि जब भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आराम से टाइम लेके करिए। और अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये आ ही नहीं रहा मेरे को, या मुझे समझ नहीं आ रहा, देन छोड़ दो। इट्स बेटर कि आपको नहीं आ रहा तो क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन किया तो आपका नेगेटिव मार्किंग जाएगा अगर गलत हुआ तो। So that is why
एंश्योर दैट कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, इट्स बेटर यू लीव दैट क्वेश्चन, इट्स बेटर कि तुम क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ो, राइट? सो दैट इज समथिंग आल्सो टेक इट, बिकॉज याद रखना अगर आप नहीं आ रहा और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो देन आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, उससे आपका स्कोर कम जाता है। एंड यू नीड टू लर्न दिस दैट अगर नहीं है क्वेश्चन आपके कॉन्टेक्स्ट के बाहर का, देन लेट इट गो, उसके वजह से आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर इन टू अकाउंट ऑल दोस थिंग्स। एंड अगर अगेन एज आई टोल्ड यू, अगर कोई दिक्कत आ रही है while going through a test, then let us know, let the program associate know, निशांत सर है, कोमल मैम है, जो भी आपके like who are the people who are actually taking care of the group, you can get back to them, you can get back to me as well, right? अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है तो so just let us know that, right? And एक बार टेस्ट हो जाए देन टेस्ट का स्कोर का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर देना। जैसे आप टेस्ट कंप्लीट करोगे तो उसका एक लाइक स्क्रीनशॉट आएगा, लाइक यू विल गेट अ स्कोर कार्ड, so उसका स्क्रीनशॉट लो and share that with me, send me a WhatsApp, ठीक है? तो ये याद से करना, ठीक है? So Yes, sir. और एक बार एनसीईआरटी पढ़ के जाना, रिवाइज कर लेना अच्छे से, एंड दैट्स इट। एंड जब भी टेस्ट दो तो 2 घंटे निकाल के देना, ऐसा नहीं कि मैं दे दूंगी सुबह 7 से 7:30 के बीच में, ऐसा मत करना। टेक आउट कंप्लीट 2 hours and then give your tests in the authentic way, right? And have a habit of sitting for 2 hours, ठीक है? अभी 2 घंटे के लिए बैठे हो, कुछ टाइम के बाद 3 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा for 70 marks के लिए, that is why, right? So yeah, that's it from my end for this revision part. Now we'll catch you again on Monday